नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में साथियों आज हम करने वाले हैं ओल्ड पेपर 2024 क्लास नंबर 4 है साथियों। इससे पहले हम क्या है 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपने अभी तक नहीं देखी, उन तीनों क्लासेस को जाकर देख लेना है। सभी हमने क्या है PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं, यानी MP टेट में जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, कौन से वाले जो आपके 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम क्या है एक एक करके करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, उन तीनों क्लासेस में हमने क्या है MP टेट पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए सभी प्रश्नों को करवाया हुआ है। उन क्लासेस को भी आपको जाकर के देख लेना। ठीक है, टारगेट हमारा क्या होने वाला है साथियों, तो टारगेट है MP टेट 2025 में अपनी सीट एक क्या करना, पक्की करना। और आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन ओल्ड पेपर 2024। ठीक है, इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है साथियों, तो पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर करना है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको भी हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पौधे के किस भाग में रहते हैं? इसमें पूछा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं जीवाणु पौधे के किस भाग में रहते हैं? जड़ों में रहते हैं, फलों में रहते हैं, फूल में रहते हैं, पत्तियों में रहते हैं। तो ये कहाँ पर रहते हैं साथियों? जड़ों में रहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं तो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो वायुमंडल में हमारी कितने परसेंट नाइट्रोजन है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का परसेंट है कितना है, 78%। ठीक है, लेकिन क्या है पौधे क्या है वायु से डायरेक्ट क्या है नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या करते हैं एक क्रिया करते हैं। कौन? जीवाणु के माध्यम से। कौन सा जीवाणु है जिसके माध्यम से क्या करते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करते हैं? देखो यह प्रक्रिया है जिसमें पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? यह एक प्रक्रिया है, इसमें क्या करते हैं वायुमंडल में आपकी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन समझना, आराम से समझेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को ये किस में परिवर्तित कर देते हैं? अमोनिया में। ठीक है, किस में बदल देते हैं? अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, ये क्या करते हैं, यह एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य जीवाणु द्वारा की जाती है। इस जीवाणु का नाम क्या है? एक जीवाणु है, इस जीवाणु के माध्यम से की जाती है। इस जीवाणु का नाम क्या है साथियों? यानी इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम है। ठीक है, जो कि पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्या नाम है इसका? राइजोबियम है, याद रखना है राइजोबियम है। ठीक है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? पौधों की जड़ों में आपका पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे राइजोबियम। राइजोबियम है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जो कि कहाँ पर पाया जाता है? पौधों की जड़ों में। ठीक है, जो कहाँ पर पाया जाता है? पौधों की जड़ों में। ठीक है, पौधों की जड़ों में, याद रखेंगे पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, कौन? राइजोबियम कहाँ पर पाया जाता है? बैक्टीरिया है, ये कहाँ पर पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधों के कुछ नाम हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। दलहन पौधे हैं आपके, दलहन जितने भी आपके दाल वाले पौधे हैं उन सभी में क्या है, उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। जैसे आपका चना हो गया। ठीक है, चना हो गया। ठीक है, चना है आपका, मटर है, मटर है, चना है, मटर है, अलसी है। ठीक है, याद रखना अलसी है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रश्न आता है राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है, तो आपको याद रखना चना। ठीक है, याद रख, ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपके चना, मटर, गेहूं, सरसों, इस तरह से, तो आपको याद रखना है चना। चना की जड़ होती है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका राइजोबियम पाया जाता है। आप चने की जड़ को उखाड़ के देखना, उसमें क्या है जड़ में आपको गांठ कैसी संरचना दिखाई देंगी। ठीक है, ये गांठ कैसी संरचना होती है, इसी को क्या हो, ये क्या है? राइजोबियम होता है। ठीक है, जो क्या करता है? आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को एकदम से। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि बात समझ में आई है साथियों तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें स्टार्च उच्च मात्रा में पाया जाता है? पूछा है उच्च मात्रा में। ठीक है, यानी सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च किसमें पाया जाता है? आलू है, अनाज है, गेहूं है, केला है। तो साथियों यह प्रश्न क्या है, काफ़ी कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हम कन्फ्यूज नहीं होना है, हमें हमें क्या है अच्छे से उत्तर देना है। ठीक है, स्टार्च होता क्या है? पहले तो हम ये समझते हैं स्टार्च होता क्या है। देखो स्टार्च पौधों में संचलित कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ठीक है, याद रखेंगे पौधों में संचित, किसमें? पौधों में संचित, पौधों में क्या है? संचित कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट है।
याद रखना स्टार्च क्या है, तो स्टार्च पौधों में संचित एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। यह क्या करता है, एक पॉइंट और, एक पॉइंट आप समझ गए। अगला पॉइंट, यह क्या करता है, यह ग्लूकोज अणुओं की लंबी श्रृंखला से बना होता है। ये किससे बना होता है, ग्लूकोज के जो अणु होते हैं ना, ग्लूकोज के अणु होते हैं ना, उसकी लंबी श्रृंखला के अणुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, ग्लूकोज के अणुओं की लंबी श्रृंखला से मिलकर के क्या है, बना होता है, ठीक है। यह अनाज, सब्जियों और फलों में जैसे पदार्थों में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है, जैसे अनाज हो गए आपके, ठीक है, फल हो गए, सब्जियां हो गई, इनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का उपयोग हम किस में करते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा उपयोग, ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, उपयोग, तो स्टार्च का उपयोग भोजन को गाढ़ा करने में किया जाता है। याद रखेंगे स्टार्च का उपयोग, किसका, स्टार्च का उपयोग, ठीक है। स्टार्च का उपयोग भोजन को गाढ़ा करने में किया जाता है, ठीक है। भोजन को गाढ़ा करने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा, स्टार्च का उपयोग किस में करते हैं, भोजन को गाढ़ा करने में किया जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो भोजन को गाढ़ा कर सकती है। आलू है, अनाज है, गेहूं है, केला है। तो देखो, तो आलू आपका सबसे अधिक क्या है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, आपका उच्च मात्रा में स्टार्च होगा, ठीक है, आलू, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए विकल्प एकदम से क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। कई साथी क्या है, केला की तरफ भी गए होंगे, केला के अंतर्गत पाया जाता है, लेकिन सबसे उच्च पूछा है इसमें, याद रखेंगे सबसे उच्च मात्रा में। तो स्टार्च किसमें पाया जाता है, सबसे उच्च मात्रा में, तो आलू में, ठीक है। याद रखेंगे सबसे उच्च मात्रा में आलू में है, ठीक है। आलू यदि ऑप्शन में हमारा नहीं होता तो हम केला पे लगाते, ठीक है। किस पे लगा देते, केला पे लगा देते, ठीक है। जो पका हुआ केला होता है ना, पका हुआ केला, कैसा, पका हुआ, ठीक है, पका हुआ केला, इसके अंतर्गत क्या है, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे पके हुए केले में सबसे अधिक उच्च मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को भी, जो बातें मैं बोलता हूँ साथियों उन बातों को भी आपको याद रखना, ठीक है। देखो, पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, स्टार्च क्या है, पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट, इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। यह अनाज, सब्जियों और फलों में पाया जाता है, ठीक है, इस बात को भी समझ गए। स्टार्च का उपयोग किस में करते हैं, स्टार्च का उपयोग भोजन के गाढ़ा करने में किया जाता है, इस बात को समझ गए, ठीक है। इसके स्रोत कहाँ है, यानी किस किस में स्टार्च पाया जाता है, इसको भी समझ लेते हैं साथियों, ठीक है। स्टार्च किस किस में पाया जाता है, तो स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्रोत क्या है इसके, तो स्रोत क्या है, आलू है, ठीक है। याद रखना आलू है, चावल हो गया आपका, ठीक है। याद रखेंगे चावल है, आलू चावल है, ठीक है। दालों में आपका स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे केला है, केला के अंतर्गत भी आपका स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो शरीर में इसका उपयोग कैसे करते हैं, जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारे शरीर में उपयोग किस तरह से करता है, कौन, स्टार्च, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है साथियों। तो शरीर में उपयोग किस प्रकार करते हैं हम इसका, ठीक है। शरीर में उपयोग, स्टार्च का शरीर में उपयोग, किसमें, शरीर में उपयोग, तो शरीर में उपयोग कैसे करते हैं समझते हैं, ठीक है साथियों। शरीर में उपयोग, देखो स्टार्च युक्त भोजन आप खाते हो, ठीक है। क्या करते हैं हम, स्टार्च युक्त भोजन खाते हैं, यानी हम देखो गेहूं तो खाते ही हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं ना। तो अपने भोजन में हम क्या करते हैं, स्टार्च युक्त भोजन खाते हैं। तो आपका शरीर इसे ग्लूकोज में क्या कर देता है, तोड़ देता है। जब हम इस चीज़ को खाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, इन चीज़ों को, स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज क्या करता है फिर, तो ये ग्लूकोज हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे शरीर में क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। समझ गए हो गए। इसका अन्य उपयोग किस में किया जाता है, कागज उद्योग, अन्य उपयोग कहाँ पर करते हैं, कागज उद्योग में किया जाता है, किसका, स्टार्च का, ठीक है। याद रखेंगे कागज उद्योग, स्टार्च का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, ठीक है। याद रखेंगे कपड़ा उद्योग, इन सभी जगह पर हम क्या करते हैं, स्टार्च का उपयोग करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे उद्योग। आशा करता हूँ आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये रहा आप सभी के सामने बताएगा।
विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए विज्ञान को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रश्न में पूछा है जो प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं ना, इस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय भौतिकी कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, खगोलीय विज्ञान कहते हैं, स्पेक्ट्रम ग्राफ कहते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं इसे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, याद रखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, विद्युत चुम्बकीय विकिरण और पदार्थों के बीच होने वाली परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। एक बार फिर से सुनना है आप सभी को। विद्युत चुम्बकीय विकिरण और पदार्थों के बीच होने वाली परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ठीक है, प्रश्न यदि आता है इससे संबंधित कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता, किसकी तीव्रता? प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, याद रखेंगे प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बताइएगा। चलिए, तो प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो फोटोमीटर भी बोलते हैं, लक्स मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्स मीटर। याद रखेंगे लक्स मीटर बोलते हैं, लक्स मीटर। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं और याद रखना है, फोटोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है फोटोमीटर। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? लक्स मीटर बोलते हैं और क्या बोलते हैं? फोटोमीटर बोलते हैं। ठीक है, यदि यहीं पर प्रश्न आए ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ध्वनि तीव्रता। ठीक है, तो ध्वनि तीव्रता में मापन होता है ना, हम कैसे में करते हैं? डेसिबल में करते हैं। याद रखेंगे डेसिबल। क्या बोलते हैं? इसकी जो इकाई है क्या है? डेसिबल है। ठीक है, याद रखना है सभी साथियों को। डेसिबल, डीबी के द्वारा इसे दर्शाते हैं, डेसिबल बोलते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो कि क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। ठीक है साथियों, समझ गए होगा, डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापन के यंत्र को क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। ठीक है, यदि यही प्रश्न आ जाए, नोट कर लेना साथी, इन सारी चीज़ों को मिटाने वाला हूँ मैं। ठीक है, यदि यही प्रश्न पूछ लिया जाए वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ठीक है, वायु दाब। किसको? वायु दाब। तो वायु दाब मापन यंत्र होता है ना, तो वायु दाब मापन यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। याद रखना, बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। बैरोमीटर हो गया। यदि प्रश्न आता है दूरी मापने का यंत्र। ठीक है, दूरी मापने का यंत्र। ठीक है, दूरी मापने का यंत्र। ठीक है, दूरी मापने का यंत्र, इसे क्या बोलते हैं? दूरी मापन यंत्र। इसको क्या बोलते हैं? हम ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, याद रखना ओडोमीटर। ओडोमीटर। ठीक है, दूरी मापने के लिए हम क्या करते हैं? ओडोमीटर से क्या है? दूरी मापते हैं। ठीक है, अब यहीं एक प्रश्न और आ जाता है, दूरी मापने के यंत्र को ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, स्पीडोमीटर किसे कहते हैं? स्पीडोमीटर किसे कहते हैं बताइए? स्पीडोमीटर किसे कहते हैं? जो स्पीडोमीटर होता है साथियों, इसे हम किसे बोलते हैं? इससे क्या करते हैं? वाहन की जो स्पीड नापते हैं। क्या नापते हैं? वाहन की क्या नापते हैं? वाहन की क्या नापते हैं साथियों? स्पीड। ठीक है, स्पीड नापते हैं कि वाहन कितनी किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, उसे हम नापते हैं स्पीड को। ठीक है, तो स्पीड इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, दूरी मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ओडोमीटर का। ठीक है, स्पीडोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? वाहन की स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे डीबी के द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, डेसिबल। इन सभी बिंदुओं को आपको क्या है? याद रखना। ठीक है, जिसका जो राइट आंसर था स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आप सभी के सामने। बताइए, प्लूटो वर्तमान में एक है। प्लूटो क्या है? वर्तमान में एक क्या है? बौना ग्रह है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है या ग्रह है? तो साथियों, आप सभी को पता है ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ग्रहों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या है आपकी कितनी है? 8। ठीक है,
वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है साथियों? 8 है। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ठीक है, तो वर्ष 2006 में, वर्ष कब? 2006 में, वर्ष 2006 में, ठीक है, कब? वर्ष 2006 में प्लूटो को क्या है साथियों? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ठीक है, ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ठीक है, तो पहले हमारे ग्रहों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 9 हुआ करती थी। ठीक है, और 2006 के बाद में ग्रहों की संख्या कितनी होगी साथियों? 8 हो गई। ठीक है, जिसमें हमारे कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, याद रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, कितने ग्रह हो गए हमारे? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से क्रम पूछा जाता है तो सूर्य से क्रम आपका हो जाता है, जैसे सूर्य हो गया। ठीक है, तो सूर्य से क्रम यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, सूर्य से क्रम है तो पहले बुध आएगा। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी आएगी, फिर ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मंगल, फिर क्या है यहाँ पर शुद्ध ग्रह हैं आपके। ठीक है, फिर बृहस्पति आएगा, फिर आपका शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्रम है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह यदि पूछा जाता है तो बृहस्पति है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथी? बृहस्पति है। यहाँ पर आपका बृहस्पति है, फिर शनि है, दूसरे नंबर का आपका शनि है। देखो, पहले नंबर का हो गया, ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का। ठीक है, यानी आकार के आधार पर सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाता है, फिर दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है? शनि हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अरुण है, फिर उसके बाद वरुण है, फिर आपका पृथ्वी है। इस प्रकार से आपको क्रम याद रखना। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है साथियों? 8 है। ठीक है, आप 8 ग्रहों की याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं प्लूटो के बारे में। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका ज़्यादा चर्चा करेंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं प्लूटो की। ठीक है, प्लूटो, प्लूटो का क्या है साथियों? वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, इस बात को याद रखना है। कौन सी संस्था है जिसने इसे हटाया था, उसका भी नाम आपको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, IAU, IAU, IAU ये क्या एक संस्था है, इसने क्या है 2006 में, कब? वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि क्या है, देखो ग्रहों के बारे में इन्होंने बताया कि ग्रहों की परिभाषा क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण उच्च होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, यदि ग्रह होगा तो क्या होगा? उसका गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा? गुरुत्वाकर्षण कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण उच्च होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने बोला नहीं तो क्या होना चाहिए? नहीं तो ग्रहों की कक्षा को नहीं काटता हो। ठीक है, नहीं तो क्या नहीं करता हो? ग्रहों की कक्षा को नहीं काटता हो। ग्रहों की नहीं ग्रहों की कक्षा को नहीं काटता हो। ठीक है, नहीं काटता हो, यह उन्होंने ग्रह की परिभाषा बताई। ठीक है, ग्रहों की परिभाषा बताई। देखो, इनका गुरुत्वाकर्षण कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, और ग्रहों की कक्षा को नहीं काटता हो। लेकिन क्या है, प्लूटो ग्रह ऐसा था जो क्या करता था? दूसरे अन्य ग्रहों की कक्षा में क्या करता जाता था? प्रवेश करता था। ठीक है, इससे क्या है, ये अपनी कक्षा से भटक जाता था, अन्य ग्रहों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसे ग्रहों की संख्या से हटा दिया। ठीक है, इन्होंने किस में डाल दिया? बौने ग्रहों में डाल दिया। ठीक, बौने ग्रहों की संख्या कितनी है साथियों? प्रश्न आता है बौने ग्रह, तो बौनों ग्रहों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, कौन कौन से हैं आपको नाम याद रखना है। ठीक है, पांचों के मैं नाम बताऊंगा, आपको नोट कर लेना है एक। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के पांचों ग्रहों के नाम क्या है आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो पहला है आपका सेरेस। ठीक है, पहला है आपका सेरेस, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है इसको। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आपका प्लूटो है, प्लूटो है, इसको भी लिख लेना आपको। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका हेमिया है। ठीक है, इसको भी याद रखना, हेमिया है, हेमिया है। ठीक है, हेमिया है। 4 नंबर पर आपका हो जाता है मेक। ठीक है, याद रखना है मेकअप मत याद रख लेना। ठीक है, मेक है नाम इसका, क्या है? मेक है। ठीक है, और पांचवा है आपका एरिस। ठीक है, पांचवा कौन सा है? एरिस, एरिस। तो कितने हो गए साथियों? 1 2
3, 4, 5, ठीक है। तो बौने ग्रहों की संख्या कितनी है साथियों? 5 है, ठीक है। इसे याद रखना है, कितनी है? बौने ग्रहों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। वर्तमान में प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है, ठीक है। कभी हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए, इन सभी प्रश्न इनके नाम आपको याद रखना, ठीक है। सेरेस, प्लूटो, हेमिया, मेकमेक, एरिस, ठीक है। ये 5 कैसे हैं? बौने ग्रह हैं। विकल्प में दे दिया जाएगा, इनमें से 4 के नाम दे दिए जाएंगे, 3 के नाम दे दिए जाएंगे, एक अन्य दे दिया जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा इनमें से बौना ग्रह कौन सा नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न आपके सामने बन के आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है? इन सभी को याद रखना, ठीक है। तो प्लूटो को किस वर्ष हटा दिया गया था? तो 2006 में क्या कर दिया गया था? इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। किसने हटाया था? तो IAU संस्था है, इसने हटाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे हटाया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है पेरिस में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको क्या है? याद रखना है, ठीक है। सभी बातें हमने किसके बारे में कर ली? प्लूटो के बारे में कर ली, ठीक है। ये क्या है? बौना ग्रह है, ठीक है। इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। बौने ग्रह में आपके कितने ग्रह आते हैं? 5 ग्रह आते हैं, जिसमें सेरेस, प्लूटो, हेमिया, मेकमेक, एरिस हो गया, ठीक है। चलते हैं हम आगे। वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो लाइक कर देना है, शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। ये आप सभी के सामने बताएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के छल्ले सबसे शानदार हैं? प्रश्न में पूछा है किस ग्रह के छल्ले सबसे शानदार हैं, ठीक है। तो नेपच्यून है, अरुण है, बृहस्पति है, शनि है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा शनि ग्रह है ना आपका, शनि ग्रह है आपका, ठीक है। ये शनि ग्रह आपका हो गया, ठीक है। कौन सा ग्रह है? शनि। तो शनि ग्रह है, इसके छल्ले कैसे हैं साथियों? शानदार है, ठीक है। शनि ग्रह के कैसे हैं छल्ले? शानदार है, ठीक है। तो हम शनि के बारे में कुछ बातें हैं, इन्हें जान लेते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। याद रखेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है कौन? शनि, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरे नंबर का ग्रह है। याद रखेंगे सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, इस चीज को भी याद रखेंगे। इसका घनत्व क्या है साथियों? घनत्व डेंसिटी के बारे में बात करें, इसका घनत्व क्या है? घनत्व क्या है? पानी से भी कम है, ठीक है। याद रखेंगे पानी से भी कम है, पानी से भी क्या है साथियों? कम है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखेंगे। इसका घनत्व क्या है? पानी से भी पानी से भी कम है, ठीक है। शनि ग्रह पानी पर क्या कर सकता है साथियों? तैर सकता है, ठीक है। यदि शनि ग्रह को हम पानी में डालेंगे तो पानी में क्या है साथियों? तैरने लगेगा, ठीक है। तो इसका घनत्व क्या है? पानी से भी कम है, इस चीज को याद रखेंगे। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या हम बात करते हैं कि शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या बात कर लेते हैं, उपग्रह, ठीक है। उपग्रह की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है साथियों? तो 146 है, ठीक है। सबसे अधिक इसकी क्या है साथियों? उपग्रह हैं। प्रश्न आपका एक बन जाता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आपको याद रखना है कि शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। कितने हैं? 146 हैं। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? प्रश्न यदि आएगा तो क्या बताओगे आप? बताइएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, ठीक है। याद रखना है टाइटन है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कितनी बातें जानी? इसका घनत्व क्या है? पानी से भी कम है, ठीक है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 146 है, ठीक है। शनि ग्रह क्या है? छल्लेदार ग्रह है। कैसा? छल्लेदार, छल्ले यानी बले यानी रिंग है, ठीक है। इस पे क्या है साथियों? रिंग वाला ग्रह। कैसा है साथियों? रिंग है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है साथियों? रिंग है, ठीक है। इस तरह से आपको रिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या है इसमें? रिंग है। चलो इसे मिटा देता हूँ, अच्छे से समझते हैं, ठीक है, किस तरह से इस पर रिंग है। ये आपका शनि ग्रह होगा, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है साथी? बले हैं, ठीक है। इन्हें हम बले बोलते हैं या रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे छल्ले हैं, छल्ले की समान संरचना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कितनी बलों की संख्या यदि पूछी जाएगी तो आपसे कितनी है बलों की संख्या कितनी है साथियों? तो ये बले हैं, तो बलों की संख्या कितनी है साथियों? प्रश्न आता है साथियों बले या रिंग, ठीक है, या क्या बोलेंगे? रिंग, ठीक है। बले या रिंगों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। शनि ग्रह के छल्ले शानदार हैं। यहाँ पर पूछा है किस ग्रह के छल्ले सबसे शानदार हैं? तो आपको याद रखना शनि ग्रह है। इसके चारों ओर क्या है? बले हैं, रिंग जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो आपकी आकाशगंगा है, आकाशगंगा जैसा ग्रह है, ये कैसा ग्रह है?
यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि आकाश गंगा जैसा ग्रह कौन सा है, तो शनि है, आपको याद रखना, ठीक है। शनि ग्रह कैसा है, आकाश गंगा जैसा है, ठीक है। आकाश गंगा जैसा है, ठीक है, गंगा जैसा है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको क्या है, याद रखना, ठीक है। जिस प्रकार आपकी आकाश गंगा है साथियों, क्या है साथियों, आकाश गंगा है, ठीक है। तो आकाश गंगा में क्या है साथियों, इस तरह से क्या है आपको संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है, किसकी, आकाश गंगा की, ठीक है। तो आकाश गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो आकाश गंगा को हम जानते हैं दुग्ध मेखला, ठीक है, याद रखेंगे, दुग्ध मेखला नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। तो साथियों शनि ग्रह के बारे में हमने कई जानकारी इकट्ठी की हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्या है आपको लगातार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, आगे पूछे जाने की भी क्या है संभावना, ठीक है। आपसे इसका रंग पूछा जाएगा, शनि ग्रह का रंग कैसा है, यानी कलर कैसा है, तो कलर भी नोट कर लेना है, ठीक है। तो रंग की यदि बात करेंगे, क्या किसकी बात करें, रंग, ठीक है, रंग कैसा है, तो रंग की हम बात करें तो कैसा है, तो आपका रंग है इसका काला सुनहरी, ठीक है, याद रखेंगे काला सुनहरी, ठीक है, काला सुनहरी, ठीक है, काला सुनहरी है, याद रखेंगे, ठीक है। ब्लैक टू गोल्डन, ठीक है, ब्लैक टू कैसा है, गोल्डन है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। यदि आपसे घूर्णन पूछा जाएगा, इसके घूर्णन, ठीक है, घूर्णन और परिक्रमा यदि प्रश्न पूछा जाएगा, घूर्णन और परिक्रमा क्या है इसकी, ठीक है, यानी कितने दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो 10 घंटे 7 आवर, ठीक है, 10.7 आवर, ठीक है, याद रखना है, 10 घंटे 7.7, ठीक है, यानी 10.7 आवर क्या है इसका घूर्णन अच्छा है, ठीक है। घूर्णन करता है, कितने समय लगता है ये घूर्णन करने में, 10.7 आवर का समय लेता है, ठीक है। परिक्रमा इसकी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है इसे, तो परिक्रमा करने में इसे 29 वर्ष का समय लगता है, याद रखेंगे, 29 वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लगता है, तो परिक्रमा करने में 29 वर्ष का समय लगता है, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।